ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में है उसको हम लोग कॉपी करके एमआरएनए में या आरएनए में रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन से कैसे डिफरेंट है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को पता था जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में जो पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा अनवाइंड होगा और पूरा कॉपी हो जाएगा नए डॉटर स्ट्रैंड के अंदर। ठीक है, ये रेप्लिकेशन में होता था, बट ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन में एक पर्टिकुलर पोर्शन रहेगा डीएनए का जिसको हम लोग, जिसका इंफॉर्मेशन हम लोग आरएनए में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो पहली बात है इसमें पूरा कंप्लीट रेप्लिकेशन होता था। यहाँ पे पार्शियल इंफॉर्मेशन जो डीएनए में है, डीएनए में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो इंफॉर्मेशन है उसको ही हम लोग ट्रांसक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, मतलब वही इंफॉर्मेशन हम लोग एमआरए में लेके जाएंगे। तो पहला चीज ये हो गया कि ये एक सिलेक्टिव है, मतलब एक सिलेक्टिव पोर्शन रहेगा डीएनए का जहाँ पे हम लोग का इंफॉर्मेशन जो है स्टोर्ड, जो हमको चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। दूसरी चीज है, हम लोग को पता था जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन करते थे तो वहां पे जो बेस पेयर थे वो कौन से थे, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमिन। बट आरएनए है ये, ठीक है, और हम लोगों ने बोला था आरएनए में फर्क क्या पड़ता है, आरएनए में थाइमिन के बदले यूरासिल आ जाता है ना। तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या रहेगी, यहाँ पे एडेनाइन रहेगा, गुआनाइन रहेगा, साइटोसिन रहेगा, थाइमिन के बदले यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे थाइमिन के बदले यूरासिल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये ट्रांसक्रिप्शन में एंड में क्या होगा और ट्रांसक्रिप्शन से हम लोग चाहते क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये हम लोग का एक डीएनए है। ठीक है, डीएनए हम लोग को पता है डबल स्ट्रैंड होता है, एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, और मुझको पता है डीएनए में ये एक सेक्शन है, ठीक है, जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इंसुलिन प्रोटीन बनाने के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, उसको बनाने के लिए इंफॉर्मेशन इस सेगमेंट में है। तो एक बात बताओ, मुझको इसके बाद वाले सेगमेंट या इसके पहले वाले सेगमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है ना। जब मुझको उसके बाद वाले उसके पहले वाले सेगमेंट की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है ये इन्फॉर्मेशन मैं एमआरएनए में नहीं कॉपी करूंगा। ठीक है, इससे मैं बोला था कि ये प्रोसेस कैसा होता है, ये सिलेक्टिव प्रोसेस है। दूसरी बात, हम लोग को पता है अभी डीएनए है तो यहाँ पे एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होगा। बट हम लोगों ने क्या बोला, जो एमआरएनए प्रोड्यूस होगा वहां पे क्या होगा, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होगा, है ना। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि ये डीएनए सेगमेंट को मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे है एडेनाइन, यहाँ पे है गुआनिन, यहाँ पे है साइटोसिन, यहाँ पे है थाइमिन। ठीक है, तो जो एमआरएनए बनेगा वहां पे कैसा इंफॉर्मेशन रहेगा, ऑब्वियस बात है एडेनाइन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। देखो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी होता है, एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी इज प्रेजेंट इन ट्रांसक्रिप्शन आल्सो एज इट वाज प्रेजेंट इन डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन करो चाहे डीएनए रेप्लिकेशन करो, दोनों के अंदर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी आता है। तो अभी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या था कि जो हमेशा एडेनाइन होगा वो थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा और जो गुआनाइन होगा वो साइटोसाइन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे थाइमिन तो है नहीं, यहाँ पे तो क्या है, यूरासिल। तो ऑब्वियस सी बात है जो एडेनाइन है, ठीक है, ये इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, थाइमिन तो है नहीं तो यूरासिल आएगा। गुआनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, साइटोसिन। साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, गुआनिन। और थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, एडेनाइन, है ना। क्योंकि एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है यूरासिल और थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एडेनाइन, जो कि यहाँ पे तुमको पता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी तो दोनों फॉलो ही करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन था तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हुआ कि जो दोनों स्ट्रैंड थे डीएनए के, हम दोनों को ओपन किए और दोनों का इंफॉर्मेशन कॉपी किए, तो एक बना कंटिन्यूअस और दूसरा बना क्या, डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो एक था तुम्हारा लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा तुम्हारा क्या था, लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे भी क्या हम लोग दोनों कॉपी करेंगे, तो इसका आंसर है नहीं। हम लोग को यहाँ पे जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है, जैसे ये डीएनए का ये जो दोनों स्ट्रैंड है, जैसे मैं अगर बोलता हूँ फिर मैंने ये सेगमेंट सिलेक्ट किया था जैसे तुम लोगों ने लास्ट सेक्शन में देखा था। ठीक है, तो मैं इसको अगर ओपन करता हूँ और एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म करता हूँ तो कैसा आएगा ये फॉर्म, इस तरह से आएगा।
ऑब्वियस सी बात है, एक रहेगा 5-3 दूसरा क्या रहेगा 3-5। मैं बोलता हूँ ये है 5-3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो रहेगा 3-5, क्योंकि हमने बोला था कि दोनों क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, फिर अब क्या है कि इसमें से हम लोग ने कुछ नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, वो हम लोग अभी देखेंगे। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर हम लोग ने दोनों स्ट्रैंड को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस रहेगा और तुमको पता है ये दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर यहाँ पे एडिनाइन है तो यहाँ पे क्या रहेगा थाइमिन, यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे क्या रहेगा एडिनाइन, यहाँ पे है ग्वानिन तो यहाँ पे क्या रहेगा साइटोसिन, यहाँ पे साइटोसिन तो यहाँ पे क्या रहेगा ग्वानिन, यहाँ पे मतलब ATT है तो यहाँ पे क्या आएगा TAA आएगा, है ना। ये पहले है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम लोगों ने समझ लो दोनों को कॉपी किया, ठीक है, मैं इसका भी mRNA स्ट्रैंड बनाया और मैंने इसका भी mRNA स्ट्रैंड बनाया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पहले हम लोग ट्राई करते हैं। ये 5' है तो ऑब्वियस सी बात, इसके सामने वाला जो एंड रहेगा उसका नाम क्या हो जाएगा 3'। अगर ये 3' है तो इसके सामने वाला एंड क्या हो जाएगा 5', है ना। और ये क्या था ATGC ATT, तो उसके ऑब्वियस सी बात, अगर ये ATGC ATT है तो तुम लोग क्या करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना स्टार्ट करोगे। पहले मन में सोचो इसका कॉम्प्लीमेंट्री तुम लोग क्या लिखोगे, ए के बदले क्या लिखोगे। अभी क्योंकि तुम mRNA बना रहे हो, तुमको पता है mRNA के अंदर थाइमिन नहीं रहेगा, वहां पे क्या रहेगा थाइमिन के बदले यूरासिल। तो ऑब्वियस सी बात है ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा यू, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा ए, जी का सी, सी का जी, ए का यू, टी का ए, टी का ए। ठीक है, तो तुम लोग मैं चाहता हूँ पहले तो ये जो दोनों है तुम लोग खुद से लिखो, तुम लोग खुद से एक बुक और पेपर पे लिखो और देखो क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर। ठीक है, मैं अभी लिखता हूँ। तो जैसे फर्स्ट था, फर्स्ट रैंड का मैं आंसर लिखता हूँ। तो जैसे हमने बोला कि ए है तो ए के बदले क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है यू, टी के बदले क्या आएगा ए, जी के बदले क्या आएगा सी, सी के बदले क्या आएगा जी, और ए के बदले क्या आएगा वापस यू, फिर टी के बदले ए और टी के बदले ए, है ना। अब यहाँ पे देखो 3-5 है तो ऑब्वियस बात है ये एंड क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 3 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये रहेगा, और ये 5 यहाँ पर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर आएगा 3। कॉपी कर रहा हूँ। टी थाइमिन के बदले क्या आएगा, ऑब्वियस बात है एडिन, एडिन के बदले क्या आएगा यूरासिल, सी के बदले जी, है ना, जी के बदले सी, टी के बदले ए और ए के बदले यू, और ये वापस से यू। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे बन गया है स्ट्रैंड, ठीक है, अब देखो क्या ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है क्या। हम लोग को पता है ए जो होता है वो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ऑब्वियस बात है यू, ए के साथ यू, जी के साथ में सी, जी के साथ में सी, ए के साथ में वापस यू, यू के साथ में ए के साथ में यू। तो मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन गए। और तुमको पता है अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन गए तो क्या हो जाएगा, तो पहली चीज ये दोनों डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, है ना, इस तरह से 5-3 और ये 3-5, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। और तुमको पता था, तुमने एमआरएनए बनाया क्यों था, तुम लोग ने एमआरएनए इसलिए बनाया था जैसे वो एमआरएनए आगे चल के क्या बनाए प्रोटीन, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन, तो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था सेंट्रल डॉगमा में। ठीक है, तो ये पहली चीज तो ये प्रॉब्लम आ गई कि दोनों क्या हो जाएंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे। दूसरी चीज ये यूएसी GUA, ठीक है, ये एक प्रोटीन कोड करने वाला है, बेसिकली ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, ये एक अमीनो एसिड बनाएगा। ठीक है, अब AUGCAU ये दोनों दूसरा अमीनो एसिड बना देंगे। तो एक्चुअल में तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमको जो इंसुलिन के लिए अमीनो एसिड चाहिए था वो तो तुमको पता है फिक्स चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास जो अमीनो एसिड चाहिए था उसके अलावा भी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड बन जा रहा है ना। मतलब इतने सारे अमीनो एसिड बन रहे हैं जिसकी तुमको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो फिर जो पूरा प्रोसेस है ये फ्यूटाइल हो जाएगा, मतलब किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा है कि एक ही सेगमेंट है डीएनए का जो अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड बना रहा है, मतलब अलग अलग तरीके की प्रोटीन बना रहा है। जबकि हम लोग को तो क्या चाहिए था, सिर्फ इंसुलिन प्रोटीन चाहिए था। तुमको पता है इंसुलिन प्रोटीन में फिक्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड रहेंगे 51। ठीक है, क्योंकि प्रो इंसुलिन बनता है फिर उससे मैच्योर इंसुलिन बनता है। तुमको पता है उसमें इंसुलिन के अंदर क्या होता है, स्ट्रैंड ए होगा स्ट्रैंड बी होगा। अब नंबर ऑफ अमीनो एसिड 21 और 30 होंगे तो टोटल 51 अमीनो एसिड का इंसुलिन बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से एक चीज क्लियर हो गई कि दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के वो कॉपी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज तुमको क्लियर हो गई। ओके, अब आगे की चीज देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है, नहीं। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में अलग होगा
और दूसरी चीज है यूकैरियोट में अलग होगा। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे डिफरेंट होगा, पहले तो वो चीज समझ लो। तो देखो पहली चीज है कि जो प्रोकैरियोट होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रेप्लिकेशन के लिए तुमको एंजाइम कौन सा चाहिए था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन के लिए तुमको कौन सा एंजाइम चाहिए, तुम देखो वहां पे डीएनए से डीएनए बना रहे थे, तुम यहाँ से डीएनए से एमआरएनए बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको एंजाइम चाहिएगा डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट क्योंकि डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी कर रहे हो, और इंफॉर्मेशन किस में कॉपी कर रहे हो, आरएनए में, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये एंजाइम रहेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सिमिलरली यूकैरियोट के अंदर भी एंजाइम यही रहेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ एक होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और यूकैरियोट के अंदर टोटल 3 एंजाइम होते हैं जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। जैसे मैं तुमको बता देता हूँ, आरएनए डीएनए डिपेंडेंट वर्ड में हटा रहा हूँ, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज 3। तो ये तीनों डिफरेंट एंजाइम क्यों प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है अलग अलग चीज प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये प्रोड्यूस करता है आरआरएनए। ठीक है, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 है, वो प्रोड्यूस करता है एमआरएनए, और जो डीएनए डिपेंडेंस आरएनए पॉलीमरेज 3 है, ये प्रोड्यूस करता है टीआरएनए। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, आरएमटी, है ना, रट मत ऐसा। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो हो गया वो 3 टाइप के हो गए, वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग ने देख लिया। ठीक है, दूसरी चीज, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जैसे मैं बोला ये एमआरएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोड्यूस हो गया है, इसके अंदर सारे के सारे जो रहेंगे ना, सारे के सारे कोडिंग चीजें प्रेजेंट रहेंगी, नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट रहेगा, सारा का सारा कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगा। मतलब, और ये कैसे डिफरेंट है यूकैरियोट से, क्योंकि जो यूकैरियोट रहेगा उसके अंदर कोडिंग सीक्वेंस भी प्रेजेंट रहेगा और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ये जो रेड वाले हैं ये कोडिंग सीक्वेंस है, और ये जो ब्लू वाले हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो अब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो रेड वाला है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, और जो ब्लू वाला है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन। तो जो एक्सॉन है ये तो हम लोग ने बोला कोडिंग सीक्वेंस है, तो ये हमको तो ये चाहिए, लेकिन जो इंट्रॉन है ये हमको नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, कट करके निकालना पड़ेगा। तो ये कट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है, बेसिकली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब क्या होता है, स्प्लाइस कर देना मतलब कट कर देना। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग का एंजाइम चाहिए वो एंजाइम का नाम रहेगा स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, स्प्लाइसियोसोम। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें स्प्लाइसियोसोम मिलता है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें कोई इंट्रॉन ही नहीं है, तो वहां पे स्प्लाइसियोसोम तुमको ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा। मैं लिख रहा हूँ नहीं मिलता है। तो देखो नीट में एक क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिया था, पूछा था अमंग द फॉलोइंग स्प्लाइसियोसोम इज नॉट फाउंड इन, है ना, स्प्लाइसियोसोम किस में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन पूछा था। उसमें से एक ऑप्शन था फंगस, और बाकी तीनों प्रोकैरियोट थे। तो कॉमन सेंस से फंगस जो है वो कौन किस में आएगा, यूकैरियोटिक में आएगा। तो हम लोग ये बेसिक डिफरेंस पढ़ लिया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। ठीक है, तो देखो इस तरह से होता है। फिर तीसरी चीज क्या है, तीसरा डिफरेंस क्या है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर जो एमआरए बन गया ना वो पूरा का पूरा मैच्योर रहेगा, जैसे हम लोगों ने बोला वहां पे एक्सॉन इंट्रॉन नहीं है, और वो सीधा जैसे ही एमआरए पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है ना, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल है। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो सकता है, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। तो यूकैरियोट में ऐसा क्या डिफरेंट होता है, तो देखो सिंपल सी चीज है, जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर ये चीजें कहाँ पे हो रही है। तो देखो तुमको पता है प्रोकैरियोट के अंदर ऐसा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है। बट यूकैरियोट में क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब ये मैं बना दे रहा हूँ कि पूरा बड़ा सा सेल है, ठीक है, और इसके अंदर इसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो पूरा न्यूक्लियस में हो जाएगा, स्प्लाइसिंग में यहाँ पर हो जाएगी। स्प्लाइसिंग करने के बाद में जो एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, अब मैं इसको यहाँ पे बाहर दिखाना चाह रहा हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने बोला जो डीएनए का सीक्वेंस था
उससे मैंने बोला कि mRNA बन गया, ठीक है, mRNA प्रोड्यूस हो गया। फिर दूसरी चीज क्या बोली मैंने, ये जो mRNA है इस पे हम लोगों ने बोला था कि स्प्लाइसिंग होगा, तो जो बेसिकली जो स्टार्ट में mRNA बना था जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोन्यूक्लियर आरएनए, होमोन्यूक्लियर mRNA, मतलब होमोन्यूक्लियर mRNA, HNmRNA, ठीक है, या HNRNA बोलो तुम, बट हम लोग को पता है कि एक्चुअल में आगे चल के mRNA बनेगा, तो इसको मैं बोल रहा हूँ होमोन्यूक्लियर mRNA बोल दिया तुम लोग, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, हम लोगों ने बोला था इसके बाद में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है, तो ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगा, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, स्प्लाइसियोसोम, तो फाइनली जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या रहेगा, मैच्योर आरएनए, तो ये रहेगा तुम्हारा mRNA। तो मैं इसके काम करता हूँ, यहाँ पे ये वर्ड m हटा ही देता हूँ, ठीक है, mRNA। फिर हम लोगों ने क्या बोला, जो स्प्लाइसिंग हो जाएगा तो उसके बाद में ये जो mRNA है उसको कोई एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं करे, और दूसरी चीज क्या है कि ये आगे चल के ट्रांसलेशन में जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है उसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चाहिए जो पहली बात उसको स्टेबल करे और उसके बाद में इसको एंजाइम से प्रोटेक्ट करे, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये 5' एंड है और ये mRNA का 3' एंड है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग मतलब 5th पोजीशन पे जो mRNA के हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग कुछ समथिंग जिसको हम बोलते हैं 7-मिथाइल ग्वानोसिन, 7-मिथाइल ग्वानोसिन, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में याद रखें से 7 mg, 7-मिथाइल ग्वानोसिन। और जो 3' एंड है इस पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, इस पे हम लोग ऐड करेंगे पॉलीएडिनाइलेट टेल्स, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको पॉलीएडिनाइलेट, क्योंकि भाई जो एडिनाइलेट सब्सटेंस है, ठीक है, उसके 20-300 या 20-200 रेजिड्यूज हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसको हम लोग ने क्या बोला, इस प्रोसेस को हम लोग ने बोला कैपिंग, क्योंकि देखो 5th पोजीशन उसका हेड है, तो हेड पे तुम कुछ लगा रहे हो, मतलब टोपी पहना रहे हो, कैपिंग। और 3rd पोजीशन जिसकी पूंछ है, टेलिंग, वहां पे तुम कुछ ऐड कर रहे हो। तो ये कैपिंग एंड टेलिंग से हुआ क्या, तो मैंने क्या बोला, पहली चीज कैपिंग एंड टेलिंग से एक चीज ये हुई कि ये ज्यादा स्टेबल बन गया, ठीक है, ज्यादा स्टेबल mRNA बन गया। दूसरा चीज, इसको जो एक्सो एंजाइम होते हैं, बेसिकली एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं जो 5' 3' एंड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और 3' to 5' एंड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मतलब जो टर्मिनल के पार्ट को रिमूव करे, और एंडोन्यूक्लियस मतलब जो बीच वाले पार्ट को रिमूव करे, ठीक है। तो जो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस होते हैं उनसे भी इनको प्रोटेक्ट करता है। तो दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस फ्रॉम, जो कि दोनों साइड में प्रेजेंट हो सकता है, 5' to 3' और 3' to 5'। तो मैं लिख रहा हूँ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। तो अब ये जो कैपिंग एंड टेलिंग करने के बाद जो mRNA प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, यही mRNA न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो मैं अगर बोलूंगा जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 5' एंड पे कैपिंग हुई रहेगी और 3' एंड पे टेलिंग हुई रहेगी। और ये कौन सा प्रोसेस करेगा साइटोप्लाज्म में जाके, ऑब्वियस बात है ट्रांसलेशन, ठीक है, ये प्रोसेस करेगा। तो ये जो हम लोगों ने पूरा प्रोसेस बोला, हम लोगों ने बोला ये किस में हो रहा है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ यूकैरियोट्स में हो रहा है, प्रोकैरियोट में ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने प्रोकैरियोट के लिए तुमको बोल दिया कि प्रोकैरियोट में हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऐसा कोई कंपार्टमेंट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पहले तो बेसिक डिफरेंस है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट करेगा। हम लोगों ने बोला, देखो क्या क्या बोला है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। उन्होंने बोला प्रोकैरियोट जो है उसके अंदर एंजाइम रहेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ऑब्वियस बात है वो सिर्फ एक ही रहेगा। और दूसरा चीज जो है वो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोट में वो 3 है, आर एम और टी, याद रखना, ऐसे रट मत, आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए, और इसको डिटेल में देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। फिर मैंने बोला कि जो यहाँ पे स्प्लाइसोसोम जो चीज होती है वो प्रोकैरियोट में नहीं प्रेजेंट है, और जो यूकैरियोट है उसके अंदर स्प्लाइसोसोम प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि यूकैरियोट के अंदर यूजफुल और नॉन यूजफुल, या तो बोल वेस्टफुल, दोनों एक्सॉन ऐड होते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन क्या रहेगा, जो कोड करेगा, और इंट्रॉन क्या रहेगा, जो कोड नहीं करता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको कट करके निकालना पड़ेगा। तो उसको कट करने के लिए तुमको क्या चाहिए, स्प्लाइसोसोम। तो ऑब्वियस बात है स्प्लाइसोसोम यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। फिर हम लोग ने क्या बोला, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बन गया है HNRNA से स्प्लाइसिंग करके mRNA, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और स्टेबल बनाना पड़ेगा और इसको एक्सोन्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। जैसा क्वेश्चन पूछा है ज्ञानेंद्र, एंडोन्यूक्लियस से कौन प्रोटेक्ट करेगा? एंडोन्यूक्लियस से भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं ये। मेन तुमको क्या रहेगा कि अगर साइड से काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा इस प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है कंपेयर टू जिसको बीच से कट कर सकता है। तो इसके अलावा इसमें और बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जिसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, बट जो अभी हम लोग को पता है कैपिंग टेलिंग क्यों कर रहा है, बस मैं उसका फंक्शन तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो फिर अब देखते हैं हम लोग की और क्या क्या चीजें होती हैं। पहली बात, हाँ ठीक है, तो देखो पहली बात तो एक चीज होती है कि जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तुम्हारे पास में तीन चीजें प्रेजेंट है। पहला क्या है, प्रमोटर, दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरी चीज क्या प्रेजेंट है, टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, और टर्मिनेटर क्या होता है। तो पहली बात तो क्या होता है ना, जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को कुछ कन्वेंशन होता है जिसको हम लोग को डिफाइन कर देना है, ठीक है। पहली बात तो हम लोगों ने बोला ये डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या करने वाले हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन कॉपी करने वाले हैं। तो मैं पहली बात तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट करने वाला हूँ, और हम लोग को पता है दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे एक दूसरे से। एंजाइम यहाँ पे क्या यूज होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और जैसा हम लोग को पता था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कौन सा डायरेक्शन में एंजाइम कैटलाइज करता है रिएक्शन को, 5' to 3'। मैं किसकी बात किया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की। वैसे ही जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो भी 5' to 3' में ही कैटलाइज करता है हर एक चीज को, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ कुछ कन्वेंशन जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। पहली बात तो हम लोगों ने क्या बोला, डीएनए का ये डबल स्ट्रैंड ले लिया हम लोगों ने, सिर्फ एक सेगमेंट लिया, पूरा डीएनए नहीं लिया। और ये 5' है तो ये 3' रहेगा, ये 3' है तो ये 5' रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने बोल दी, ठीक है, ये प्रेजेंट है। उसके बाद में अब क्या होता है ना, यहाँ पे जो 5' to 3' वाला कन्वेंशन है, ये जो है 5' to 3', ये एक्चुअल में ना किसी चीज के लिए कोड नहीं करने वाला है, ठीक है। ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करने वाला है, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कोडिंग स्ट्रैंड। स्ट्रेंज ना कि भाई ये किसी चीज को कोड नहीं कर रहा फिर भी हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं, बताऊंगा अभी। और जो 3' to 5' है, ठीक है, ये एक्चुअल में एमआरएनए का जो इन्फॉर्मेशन है ये 3' to 5' से कॉपी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड या स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। इसका देखो तुम दूसरा नाम भी दे सकते हो कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसको तुम सेंस स्ट्रैंड बोल सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया उसको एंटी सेंस बोल सकते हो, है ना। मतलब प्लस और माइनस, प्लस मतलब सेंस करता है, माइनस मतलब एंटी सेंस है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो कोडिंग, ये ऐसा नाम हम लोगों ने किया दिया क्यों है, क्या ऐसा रीजन हो गया। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो 5' to 3' है ये भले से किसी चीज के लिए कोड नहीं करता है, बट जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, उसको कहाँ पे बाइंड करना है ना, वो साइट तुमको कोडिंग रीजन ही प्रोवाइड करता है। समझ लो ये साइट है वो जहाँ पे आके बाइंड कौन करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस सेगमेंट पे बाइंड करेगा, जो कि किसके पास है, कोडिंग स्ट्रैंड के पास। तो इस सेगमेंट का हम लोग कुछ नाम दे दे, तो हम लोग ने इसका कुछ नाम दे दिया। हम लोग ने बोला कि भाई ये वो साइट है जो एक्चुअल में इस प्रोसेस को प्रमोट करेगा कि ये प्रोसेस आगे हो। तो इस साइट का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, प्रमोटर। इस साइट का हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, प्रमोटर, ठीक है। तो ऑब्वियस बात अगर प्रमोटर है तो यहाँ से मतलब स्टार्ट होगा, तो कहीं पे जाके एंड भी तो होगा ना। तो वो ये साइट है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। तो जो प्रमोटर है और जो टर्मिनेटर है, ये नाम हम लोगों ने किसके रिस्पेक्ट में दिया है, 5' to 3' के नाम पे, क्योंकि उनके पास ही प्रेजेंट है वो चीज, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, इसलिए हम लोगों ने उसको क्या बोल दिया, कोडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा चीज है 3' to 5' वो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन या टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो अब एक चीज तुम ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं बोला कि जो एक प्रोमोटर रीजन है ये कोडिंग स्ट्रैंड के 5' to 3' रीजन पे है, ठीक है, ये मैं पूरा बात यूके रोड की कर रहा हूँ। बट जब तुम एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में लाइन क्या लिखा रहेगा, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
समझ में आ रहा है? मतलब फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या, कि जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके दोनों साइड पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम लोग तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड या स्ट्रक्चरल जीन है, प्रमोटर तो उसके 3' एंड पे है ना। बट उसके बाद में ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, द रेफरेंस इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब समझ में आया? मैं वापस से लाइन पढ़ता हूँ, क्या लिखा हुआ है लाइन, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड पे क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर, बेसिकली प्रमोटर सीक्वेंस है ना, या प्रमोटर रीजन। बट ये 5' तुमको दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या प्रेजेंट है, ये 5' है, ये तो क्या प्रेजेंट है, टर्मिनेटर। और ये जो है ये 3' है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर। बट ब्रैकेट में फिर क्या लिखा हुआ है, ऑल रेफरेंसेस आर मेड विथ रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब जितना भी रेफरेंस की बात हो रही है सब कोडिंग स्ट्रैंड की बात हो रही है। मतलब अगर जो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' पे प्रेजेंट है वही हम लोग बोलेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' पे प्रेजेंट है। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द रेफरेंस इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो बट मैं तुमको समझा दिया एक्चुअल में कैसी चीज है ये, कि प्रमोटर क्या है, कोडिंग रीजन के 5' एंड पे प्रेजेंट है, और 3' एंड पे क्या प्रेजेंट है, टर्मिनेटर। कि वो रीजन है जहां पे एंजाइम बाइंड करेगा। कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि प्रोकैरियोट में कितना होता है, नंबर में 1, और यूकैरियोट में कितना होता है, 3, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रोसेस कैसे आगे चलेगा। तो देखो हम लोगों ने बोला कि ये 5' 3' 5' 3' 3' 5'। तो तुमको समझ जाना चाहिए कि जो 5' to 3' है वो क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड, जो एक्चुअल में किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा है, बट उसको क्यों बोल रहा है अभी मैं तुमको समझा दूंगा। 3' to 5' क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन बोले या इसको क्या बोलोगे, नॉन कोडिंग, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेम्पलेट। टेम्पलेट क्यों बोल रहे हैं, ऑब्वियस बात है, टेम्पलेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी का इन्फॉर्मेशन सब कॉपी होने वाला है एमआरएनए पे, ठीक है। तो देखो कैसी चीजें होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहली बात तो ये दोनों डीएनए के जो सीक्वेंस है एक दूसरे की क्या रहेंगी, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम सीक्वेंस लिख देता हूँ, ठीक है, ATGCAT, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, डीएनए की बात हो रही है अभी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का सी, सी का जी, ए का टी, और टी का ए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बोला कि ये जो सीक्वेंस है 3' to 5' वाला, ये टेम्पलेट है, मतलब इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी होगा एमआरएनए पे। तो चलो मैं कॉपी कर देता हूँ एमआरएनए पे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये 3' एंड है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा, 5'। ये 5' एंड है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा, 3', ठीक है। अब कॉपी करो सीक्वेंस, टी है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग को पता है ये एमआरएनए, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये सॉरी एमआरएनए नहीं बोलता हूँ, पहले मैं आरएनए बोलता हूँ। ये हम लोग को पता है ये क्या है, आरएनए, और आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन के बदले क्या होता है, यूरासिल होता है। बट अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या चीजें प्रेजेंट रहेंगी, थाइमिन है, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, एडिनाइन, एडिनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, यूरासिल, साइटोसिन का ग्वानाइन, ग्वानाइन का साइटोसिन, ये थाइमाइन का, ऑब्वियस बात है थाइमिन के बदले एडिनाइन, और लास्ट में जो एडिनाइन है इसके बदले क्या आएगा, यूरासिल, ठीक है। अब ये सीक्वेंस देखो क्या आ रहा है, AUGCAU, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उस पर सीक्वेंस देखो क्या आ रहा है, ATGCAT। मतलब डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है, थाइमिन के बदले क्या प्रेजेंट है वहां पे, ऑब्वियसली बस सिर्फ थाइमिन के बदले यूरासिल प्रेजेंट है, बाकी सब कुछ सेम है ना। वो तो हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ लिया था कि ये चीजें क्यों हो रही है, ठीक है। तो भले से किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा, बट इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है अल्टीमेटली जो कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन किस में जा रही है, एमआरएनए में जा रही है, ठीक है। तो ये कन्वेंशन हम लोग ने मान लिया और ये चीजें हम लोग ने समझ ली। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है उसमें क्या होता है, प्रमोटर होता है। तो तुम लोगों ने देखा प्रमोटर क्या है, 5' एंड पे प्रेजेंट रहेगा, टर्मिनेटर क्या है जो कि 3' एंड पे प्रेजेंट रहेगा, किसके, टेम्पलेट स्ट्रैंड के, ठीक है। और रेफरेंस, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बना रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओके, फिर अब देखो कि एंजाइम कैसे काम करता है और क्या चीजें होंगी। चलो तो फिर देखो अभी कैसे देखते हैं फिर
अब एक ये प्रोसेस कैसे आगे चलने वाला है, ठीक है। देखो तो ये तो हम लोगों ने क्या बोला, मैं जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, उसके रेफरेंस में सब बनाता हूँ जैसे तुमको सब इजी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला, जो 5 डैश एंड रहेगा उसके पास में एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर। तो जो तुम्हारा एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये बताता हूँ, ये एंजाइम है वो जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसके पास में ना 2 साइट है, एक सिग्मा फैक्टर को बाइंड करने के लिए और एक रो फैक्टर को बाइंड करने के लिए। तो जब सिग्मा फैक्टर इस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करेगा, ये एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो प्रोमोटर रीजन है वहां पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, तो जैसे मैं बताता हूँ कि क्या करेगा उसके बाद में, अब थोड़ा सा बताऊंगा मैं ये, क्योंकि बार बार डायग्राम नहीं बनाने वाला। ठीक है, समझ लो ये प्रोमोटर रीजन यहाँ पे था, यहाँ पे बाइंड किया और उसके साथ में क्या बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर। तो जब सिग्मा फैक्टर इसके साथ बाइंड करेगा ना, तभी ये जो प्रोसेस है इनिशिएशन तभी होगा। ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा, ये पूरा ये जो सीक्वेंस है ये पूरा कॉपी कर लेगा, वो पूरा इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेगा और फिर अल्टीमेटली जो एंड में रहेगा, एंड में क्या करेगा वो, यहाँ पे एक और फैक्टर बाइंड करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रो फैक्टर। तब ये प्रोसेस क्या होगा, टर्मिनेट होगा। इसका मतलब तुमको एक चीज समझ में आ गया कि जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन ये जो एंजाइम है ये खुद से नहीं कर सकता, उसको इनिशिएशन करने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, सिग्मा। सिमिलरली जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन भी ये एंजाइम खुद से नहीं कर सकता। ये एंजाइम कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, उसको टर्मिनेशन करने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, रो फैक्टर। तो ये एंजाइम के अंदर फिर क्या कैपेबिलिटी है, इस एंजाइम के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं एलोंगेशन, है ना। मैंने तुमको क्या बोला कि ये इन्फॉर्मेशन पूरा कॉपी कर लेगा, मैंने ये थोड़ी बोला एलोंगेशन के लिए कि कोई और फैक्टर बाइंड करेगा, मैंने ऐसा नहीं बोला। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन के लिए इसको क्या चाहिए, सिग्मा फैक्टर, और जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन के लिए इसको क्या चाहिए, रो फैक्टर। ठीक है, RH O, रो फैक्टर। ठीक है, तो एंजाइम खुद से किस चीज के लिए केपेबल है, खुद से सिर्फ एलोंगेशन के लिए केपेबल है और किसी चीज के कैपेबल नहीं है। ठीक है, ओके, तो तुमको समझ में आ गया इनिशिएशन क्या है, फिर बाद में टर्मिनेशन भी क्या है और एलोंगेशन क्या होता है, और हम लोगों ने ये भी बोल दिया कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या कॉपी हो जाती है। ठीक है, एक्सॉन इंट्रॉन के बारे में तुमको पता ही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ वर्ड्स है। ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, ये चीज देख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखा होता है, सिस्ट्रॉन, पहली बात तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, मैं लिखता हूँ सिस्ट्रॉन क्या होता है। सिस्ट्रॉन डीएनए का एक सेगमेंट है, ठीक है, जो कि कोड करेगा पॉलीपेप्टाइड के लिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जैसे अभी हम लोग बताया ना स्ट्रक्चरल जीन या टेम्पलेट जीन, टेम्पलेट स्ट्रैंड या स्ट्रक्चरल जीन, तो बेसिकली वो क्या, वो डीएनए का एक सीक्वेंस था। जैसे मैं बताता हूँ, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का सिर्फ एक सीक्वेंस है। ये क्या करेगा, ये कोड करेगा किसके लिए, ऑब्वियस सी बात है, तुमको पता है ट्रांसलेशन के बाद क्या बनने वाला है, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या हो सकता है, ऑलिगोपेप्टाइड भी हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पॉलीपेप्टाइड के लिए डीएनए का सेगमेंट है जो कि कोड करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसी को हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन। ठीक है, तो अब जो सिस्ट्रॉन वर्ड है, इसमें 2 टाइप के सिस्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एक हो सकता है मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक हो सकता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या और पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या, और ये दोनों चीजें किस में मिलेंगी। ठीक है, तो बेसिकली मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होता है ना, वो होता है यूकैरियोट्स में। और मोनोसिस्ट्रॉनिक होता क्या है कि ये जो एक सेगमेंट है, हम लोगों ने बताया कि इंसुलिन प्रोटीन के लिए कोड करने वाला है। तो ये जो एक सेगमेंट है, एक सिस्ट्रॉन सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा। ठीक है, और जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो एक ही सेगमेंट है जो हर एक प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है। ठीक है, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक किस में मिल रहा है, यूकैरियोट्स में मिल रहा है। और जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, ये किस में मिल रहा है, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी से प्रोकैरियोट्स। ठीक है,
तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हम लोगों ने बोल दी थी कि जो हम लोग में mRNA बनेगा उसके अंदर एक्सॉन भी रहेगा, उसके अंदर इंट्रॉन भी रहेगा, और इंट्रॉन को हम लोग को कट करना पड़ता है। बट पॉलीसिस्टोनिक बेसिकली जो प्रोकैरियोट में बन रहा है उसके अंदर सीधा कंटिन्यूअस है, उसमें एक्सॉन इंट्रॉन इस सब का कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला तो ऑब्वियस बात है स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग जैसी कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फाइनली कि जो 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट में वो क्या करते हैं। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हैं, और हम लोग को पता है आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1, तो लिखा हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, मैं बताया था, रट मत, आरआरएनए। ठीक है, तो आरआरएनए के टाइप्स होते हैं जो कि तुमको पहले पढ़ाया हुआ है मैंने। तो हम लोगों ने बोला था कि जो टाइप्स होते हैं आरआरएनए के वो कौन से होते हैं, 28, 18, 5 और 5.8, है ना, ये सारे टाइप होते हैं। तो जो भी है 28 है, जो 18 है, और जो 5.8 है, ठीक है, ये सारा का सारा तो आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा। ठीक है, तो अब बच क्या गया था इसमें से, 5.8 के बाद और क्या आता था, 5s आरएनए। अब देखो वो कौन बनाता है। फिर सोमन ने दूसरा बोला था कि जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है वो क्या बनाता है, ऑब्वियस सी बात है आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो बनाता है एमआरएनए। और ये हम लोग को पता है अगर एमआरएनए कब बोलते हैं, जब वो मैच्योर है। अगर वो मैच्योर नहीं है तो ऑप्शन में तुम्हें क्या क्या दे सकता है, एचएनआरएनए, है ना, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, ये भी दे सकता है ऑप्शन में। फिर तीसरी चीज क्या होती है, मैं बताया था कि रट मत, लास्ट में क्या आएगा, टीआरएनए, है ना। और टीआरएनए के साथ में क्या आएगा, जो यहाँ पे बच गया था 5s आरएनए। ठीक है, तो 5s ही बच गया था ना, 28s हो गया, 18s हो गया, 5.8 हो गया, तो 5s ही बचा। तो 5s कौन सिंथेसाइज कर रहा है, जो थर्ड है। ठीक है, वो सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, तो कैपिंग टेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज जो होता है वो हम लोग टेलिंग में 3' एंड पे ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो एंड प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एंड प्रोडक्ट बन गया वो एमआरएनए, मैच्योर आरएनए। तो वो ऑब्वियस सी बात है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, और साइटोप्लाज्म में इसके आगे का जो प्रोसेस है, इसके आगे का जो प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन, वो होगा। ठीक है, ओके।